नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ऐसे 260, 265 और 299 इनको डिटेल में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे 260 स्टार्ट करते हैं। ऐसे 260 का देखो नाम क्या है, कम्युनिकेशन विथ दोज चार्जड विथ गवर्नेंस। इसको हम कम्युनिकेशन विथ TCWG भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हम रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना होगा TCWG होता कौन है। इस स्टैंडर्ड में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि ऑडिटर को TCWG के साथ कुछ कम्युनिकेशन करने पड़ते हैं। तो वो कम्युनिकेशन क्या क्या करता है, TCWG के साथ ऑडिटर क्या क्या कम्युनिकेशन करता है, वो बातें हम इस स्टैंडर्ड में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझना होगा TCWG होता कौन है। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन। तो देखो कोई भी एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होगा उसमें, TCWG के लोग होंगे। कौन कौन होगा, TCWG के लोग होंगे। उसके नीचे कौन काम करता है, मैनेजमेंट काम करता है। और उसके नीचे कौन काम करता है, मैनेजमेंट के अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, ये सब कौन है, एम्प्लॉयज हैं। फिर एम्प्लॉयज के ऊपर कौन आता है, एम्प्लॉयज के ऊपर आते हैं मैनेजमेंट के लोग। ये मैनेजमेंट के लोग कौन होते हैं, ये मैनेजमेंट के लोग कौन होते हैं, जैसे देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन डिपार्टमेंट के जो भी हेड है ना, वही कौन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। वही कौन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। वही मैनेजमेंट के लोग होते हैं। फिर मैनेजमेंट के ऊपर भी देखो कौन आता है, मैनेजमेंट के ऊपर आता है TCWG। मैनेजमेंट के ऊपर कौन आता है, TCWG। और TCWG के साथ ऑडिटर को क्या बात करनी है, वही हम इस स्टैंडर्ड में सीखेंगे। तो TCWG क्या करता है, तो देखो TCWG क्या करता है, उस एंटिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने रहेंगे ना, वो कौन लेगा, TCWG ही लेगा। कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने कौन लेगा, TCWG लेगा। मैनेजमेंट के काम को रिव्यू करना है कि मैनेजमेंट कैसा काम करे, मैनेजमेंट के काम को रिव्यू करना है, कौन करेगा, TCWG करेगा। मैनेजमेंट को कोई डायरेक्शन देनी है, कौन देगा, TCWG ही देगा। मैनेजमेंट को कोई डायरेक्शन वगैरह देनी है, कौन देगा, TCWG ही देगा। अब TCWG में कौन कौन आते हैं, तो इसमें कौन कौन आते हैं, देखो CEO हुआ, CFO, ऑडिट कमेटी, ये सब किस में आते हैं, TCWG के अंदर आते हैं। ये सब TCWG में आते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखो, अब क्या होता है, कुछ एंटिटीज में जो TCWG होते हैं और जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। मतलब अलग अलग नहीं होते कि TCWG अलग है और मैनेजमेंट अलग है, ये दोनों सेम ही होते हैं। मतलब एक ही बंदा वही TCWG होता है, मतलब वही ओनर होता है, वही सारे काम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट वाले भी। तो ये कब होता है, ये स्मॉल एंटिटीज में होते हैं जनरली। किस में होते हैं, स्मॉल एंटिटीज में, जिसमें TCWG और मैनेजमेंट सेम ही होते हैं। फिर बता रखा है एक और पॉइंट कि ऑडिटर ये जो कम्युनिकेशन करेगा TCWG के साथ, ये ओरली नहीं करेगा। कैसे करेगा, राइटिंग में करेगा। ऑडिटर जो कम्युनिकेशन करेगा TCWG के साथ, किस में करेगा, राइटिंग में करेगा। तो ये हमने अभी तक बस इंट्रोडक्शन देख लिया, इसमें ज़्यादा कुछ काम करने से समझने का था। अब आया इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWG, कि ऑडिटर TCWG के साथ क्या क्या कम्युनिकेशन करेगा, वो देखने जा रहे हैं कि ऑडिटर TCWG के साथ क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, क्या क्या बातें करनी है उसको TCWG के साथ, वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो एकदम नॉर्मल सा पॉइंट है, क्या, ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जाके बताएगा TCWG को। जो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑडिटर जाके किसको बताएगा, TCWG को कम्युनिकेट करेगा। अब बताओ ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐसे 200 में देखते हैं। क्या होती है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन देना, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना। क्या ओपिनियन देता है ऑडिटर, कि एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो फ्री फ्रॉम एटलमिस स्टेटमेंट्स है कि नहीं, एज पर FRF है कि नहीं। तो ये तो ऑडिटर क्या करेगा, TCWG को जाके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। क्या करेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करेगा। और एक बात और बोलेगा, ऑडिटर बोलेगा कि मेरे ऑडिट करने से तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाएगी, तुम्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छुटकारा नहीं मिलेगा। ये भी बात ऑडिटर जाके TCWG को बोलेगा कि मेरे ऑडिट करने से, बोलेगा ऑडिटर TCWG को जाके कि तेरी और तेरे मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाएगी, तुम्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल करनी ही होगी। अब मैनेजमेंट TCWG की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये भी हम ऐसे 200 में देखते हैं। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना, उन पे इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, और ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ऑडिटर क्या करेगा, TCWG को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। अब सेकंड है, ये भी एकदम फालतू सा पॉइंट है। क्या क्या बताएगा TCWG को, स्कोप और टाइमिंग ऑफ ऑडिट। क्या बताएगा, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। देखो ऑडिटर जो स्कोप होता है वो किस में लिखता है, एंगेजमेंट लेटर में लिखता है। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करता है, तो उसमें भी अपना स्कोप लिखता है। तो ये जो स्कोप उसने मैनेजमेंट के साथ एग्री किया है, इस स्कोप के बारे में किसको भी बताएगा, ऑडिटर TCWG को बताएगा और टाइमिंग भी बताएगा कि ऑडिट लगभग कब तक हो जाएगी। तो ये तो हो गए नॉर्मल से पॉइंट। अब आ जाओ मेन पॉइंट, इसके अंदर ही हमारा कम्युनिकेशन वाले टॉपिक ही चल रहा है। अब इसमें भी सबसे मेन पॉइंट है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। और क्या बताएगा ऑडिटर TCWG को, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट,
कि ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को जो भी इंपॉर्टेंट बातें मिली ना, वो सारी बातें भी ऑडिटर क्या करेगा, किसको बताएगा, TCWG को बताएगा कि ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को जो भी इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी। अभी ये इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है देखो। पहली है एंटिटी जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज फॉलो कर रही है। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज में क्या क्या जाते हैं, एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज आ जाती हैं, एस्टिमेट्स आ जाते हैं, और जो भी डिस्क्लोजर दी जाते हैं वो सब आ जाते हैं। तो एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में मान लो कुछ गड़बड़ी कर रही हो, कुछ सही से फॉलो नहीं कर रही हो, तो उस पर भी ऑडिटर क्या देते हैं, अपना व्यू दे देते हैं, किसको, TCWG को। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और क्या बताएगा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड, ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं, ऑडिटर को ऑडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो वो जाके भी किसको बताएगा, ऑडिटर TCWG को बताएगा। अब एक डाउट आता है कि सर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो यहाँ पे बता रखी हैं कि ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। पहली है कि जब ऑडिट, मान लो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। कि ऑडिटर को ऑडिट करते वक्त मान लो कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड हुई, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी, लेकिन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन देने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। अगर ऐसा होता है तो ऑडिटर किसको जाके बताएगा, TCWG को जाके बताएगा। क्यों बताएगा, ताकि TCWG क्या करे, मैनेजमेंट को सुधार दे। मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट से ऊपर का बंदा कौन होता है, TCWG होता है। TCWG क्या करता है, मैनेजमेंट के काम को ओवरव्यू करता है। इस कारण से ऑडिटर जाके शिकायत करेगा TCWG को। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, पहला हमने देख लिया। दूसरा क्या है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही ना करे। पहला तो क्या था कि ऑडिटर मान लो मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो मैनेजमेंट टाइम लगा रहा है इन्फॉर्मेशन देने में। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, तो भी ऑडिटर क्या करेगा, ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। तो ये भी जाके TCWG को बताएगा। एक और देखो, अनरीजनेबल टाइम ब्रीफ। मैनेजमेंट नाटक कर रहा है, बोल रहा है कि 5 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट करके दे, 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे ये काम। इस तरह से टाइम ऐसे नाटक कर रहा है मैनेजमेंट, तो ये भी क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है, ये भी ऑडिटर TCWG को जाके बताएगा। फिर नेक्स्ट, ये तो अच्छे से आप जानती हो, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ऑडिटर पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। मान लो ऑडिटर को क्या करना है, एंटिटी के अंदर कुछ लोगों से एविडेंस लेने हैं, कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ऑडिटर को मना कर रहा है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने ही नहीं दे रहा। मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, टांगे डाल रहा है ऑडिटर के काम में। तो ये भी क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है। देखो नेक्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि मैनेजमेंट के टांगे डालने की वजह से ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस लेने में क्या लग रहे हैं, एक्सटेंसिव एफर्ट्स लग रहे हैं। मतलब ऑडिटर के पसीने छूट रहे हैं मैनेजमेंट के टांगे अड़ाने की वजह से, मैनेजमेंट के रेस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से। तो ये भी क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है, और ऑडिटर क्या करेगा, TCWG को जाके शिकायत कर देगा। अब देखो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, F पॉइंट, ये आपको तभी समझ आएगा ऐसे 570 जब हम कर लेंगे। ऐसे 570 कई पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है कि ऑडिटर ने देखा कि मैनेजमेंट क्या नहीं करता, मैनेजमेंट अपनी गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं करता। मैनेजमेंट क्या नहीं करता, अपनी एंटिटी के गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं करता। अब गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की ही होती है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। ये बात हम ऐसे 570 में डिटेल में देखते हैं। तो अगर मैनेजमेंट ये मेन काम ही नहीं कर रहा, मैनेजमेंट सबसे मेन काम ही नहीं कर रहा, कौन सा, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं कर रहा, तो भी ऑडिटर जाके किसको शिकायत कर देगा, TCWG को। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, दो फालतू वाली बातें, फिर हमने देखा एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को क्या हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिली। तो पहले तो क्या थी, एंटिटी के अकाउंटिंग एस्टिमेट डिस्क्लोजर के बारे में कुछ मान लो इंपॉर्टेंट बातें मिली। फिर दूसरा आया कि सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड। क्या है दूसरा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड, ऑडिट करने में ऑडिटर को क्या हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऐसे सर्कमस्टांसेज जिससे कि रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट इफेक्ट हो जाए। अगर ऐसी बातें मिलती हैं तो भी ऑडिटर क्या करेगा, TCWG को बताएगा। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, कि ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उसे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज मिल गए, ऐसी कुछ सिचुएशंस आ गई जिससे क्या हो जाएगा, जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, किसमें रिपोर्ट देता है ऑडिटर, ऐसे 700 के अकॉर्डिंग ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, तो उसका फॉर्म एंड कंटेंट ही चेंज हो जाए, ऑडिटर को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज मिल गए। तो ये बातें भी ऑडिटर क्या करेगा, किसको जाके बताएगा, TCWG को जाके बताएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ऑडिटर को कुछ ऐसा मैटर मिला जिसके कारण ऑडिटर क्या देने जा रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहा है। क्या देने जा रहा है, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो क्वालिफाइड ओपिनियन देने से क्या हो गया, ऐसे 700 का फॉर्म एंड कंटेंट चेंज हो गया। तो ऑडिटर जाके मैनेजमेंट को, TCWG को ये बात जाके बता देगा और बोल देगा, देखो इस मैटर के कारण मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देने जा रहा हूँ, अगर आपको अभी भी अपनी गलती सुधारनी तो सुधार लो। क्यों, अगर मैं मान लो TCWG उस मिस्टेक को करेक्ट कर देता है, सही कर देता है, फिर ऑडिटर कभी भी क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देगा। इस कारण से ये बात बताता है ऑडिटर। इस कारण से ऐसे सर्कमस्टांसेज जिससे कि क्या हो सकता है, ऐसे 700 का फॉर्म एंड कंटेंट, मतलब रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट चेंज हो सकता है, तो वो बातें भी ऑडिटर किसको जाके बता देता है, TCWG को जाके बता देता है, ताकि अगर TCWG अभी सुधार करना चाहे तो सुधार कर ले। अब देखो
नेक्स्ट पॉइंट, और क्या बात करेगा टीसीडब्ल्यूजी से ऑडिटर, क्या बताएगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स डेटा डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट। ऐसे कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि ऑडिटर किससे डिस्कस करता है, सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करता है, तो ऐसे मैटर्स भी ऑडिटर क्या करेगा, किसको जाके बताएगा, उसको टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताने होंगे। ऐसे मैटर्स जो कि ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट से डिस्कस करता है, तो ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताने होंगे। ऑडिटर ऐसा नहीं सोच सकता कि मैंने मैनेजमेंट को तो बता ही दिया, अब टीसीडब्ल्यूजी को बताने की क्या नीड। ऑडिटर को ऐसा नहीं सोचना, उसको मैनेजमेंट को तो बतानी है सिग्निफिकेंट मैटर्स, साथ ही साथ उसको किसको बताने, टीसीडब्ल्यूजी को भी बतानी है। अब आप बोलोगे सर ये सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होते हैं, इसका एक एग्जांपल तो दो। तो अभी हम जब नेक्स्ट ऐसे रिवाइज करेंगे ऐसे 265, तो इससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, एक होता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। तो अगर ऑडिटर को क्या मिल जाती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, तो ऑडिटर को ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मैनेजमेंट को तो बतानी होती है, साथ ही साथ उसको टीसीडब्ल्यूजी को भी बतानी होती है। अब यहाँ पे एक बात तो लिखी है, इसका मतलब बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है टीसीडब्ल्यूजी नॉट इक्वल टू मैनेजमेंट। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है, तो बोला गया है कि ये पॉइंट ऑडिटर को तभी कम्युनिकेट करना है, ये पॉइंट ऑडिटर को तभी कम्युनिकेट करना है जब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट क्या हो, अलग अलग बंदे हों, सेम बंदे ना हो। मैंने क्या बताया था कि स्मॉल एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं, सेम ही बंदे हो सकते हैं। तो ये बोला गया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तभी कम्युनिकेट करना है जब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग बंदे हो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, एकदम लॉजिकल है। अगर बताओ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम ही बंदे हैं, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम ही बंदे हैं, और अगर ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट मैटर्स किसको बता दिए, मैनेजमेंट को आकर के बता दिए, किसको बता दिए, मैनेजमेंट को आकर के बता दिए, तो बताओ क्या अलग से टीसीडब्ल्यूजी को आकर के बताने की नीड रहेगी क्या, कैसे रहेगी नीड, जब मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी दोनों सेम ही हैं तो किसको जाकर के बताएगा अलग से। इस कारण से बोला गया कि ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल है जब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट सेम ना हो, इस कारण से बोला है। और लास्ट में लिख दिया अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स, अगर और कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है तो वो भी किसको जाके बता देगा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता देगा। तो ये हमने देख लिया कि ऑडिटर क्या क्या कम्युनिकेशन करेगा टीसीडब्ल्यूजी से। एक दो फालतू वाले थे कि ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, स्कोप बताएगा, फिर आया कि ऑडिटर करते वक्त ऑडिटर को कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलती हैं, जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह के बारे में कुछ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आती है ऑडिट करने में, तो टीसीडब्ल्यूजी को जाके शिकायत करेगा। और अगर उसे लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल गए जिससे कि रिपोर्ट का कंटेंट ही चेंज हो जाएगा, तो वो बातें जाके भी किसको बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताएगा। और ऐसे मैटर्स, ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट से डिस्कस करता है, तो ऑडिटर को ये नहीं सोचना कि मैनेजमेंट को तो बता ही दिए, टीसीडब्ल्यूजी को बताने की क्या नीड, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैटर सिग्निफिकेंट है तो अगर आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहे हो तो भी आपको टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताना पड़ेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या है, एडिशनल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशनल कम्युनिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि ऑडिटर को एडिशनल और क्या क्या कम्युनिकेट करना है, टीसीडब्ल्यूजी को एडिशनल क्या क्या कम्युनिकेट करना है। लेकिन ये जो एडिशनल कम्युनिकेशन होगा ना, ये किस केस में होगा, ओनली लिस्टेड एंटिटीज के केस में। अगर ऑडिटर किसी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं ना, तो इसे ये एडिशनल कम्युनिकेशन करना है, किसके साथ, किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। कब करना है, ओनली अगर ऑडिटर लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट कर रहा है तो। अब इसमें कम्युनिकेशन किसके रिगार्डिंग करेगा, ये करेगा अपनी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। ये तो आपको पता ही होगा कि एक ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, इंडिपेंडेंस मेंटेन करना होता है। एक ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी होती है। तो बताओ क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, टीसीडब्ल्यूजी से क्या क्या कम्युनिकेट करेगा। उसको टीसीडब्ल्यूजी को जाके बोलेगा कि जो मेरी पूरी एंगेजमेंट टीम है, जो तुम्हारी ऑडिट करनी आई है, जो पूरी एंगेजमेंट टीम है, ये सब क्या कर रहे हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम क्या कर रही है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रही है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, आपने SQ1 में पढ़ा है, क्या होती है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपटीशन, ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ऑडिटर ये जाके कम्युनिकेट करेगा कि हमारी पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम क्या कर रही है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रही है। और क्या बताएगा, अब देखो ये 2 पॉइंट से साथ में पढ़ो, क्या बताएगा, ऑल रिलेशनशिप्स दैट में अफेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड सेफगार्ड टू एलिमिनेट द रिस्क। और क्या बताएगा ऑडिटर, वो सारी रिलेशनशिप किनके बीच में, एंटिटी के बीच में और ऑडिट फर्म के बीच में, वो सारी रिलेशनशिप जिससे कि ऑडिटर की क्या हो सकती है, जिससे कि क्या हो सकती है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है, वो सारी रिलेशनशिप बताएगा। और ये भी बताएगा कि इन इंडिपेंडेंस से बचने के लिए हमने क्या क्या सेफगार्ड्स लगाए, इस रिस्क को खत्म करने के लिए हमने क्या क्या सेफगार्ड्स लगाए। क्या बताएगा, वो सारी रिलेशनशिप किसके बीच में, एंटिटी के बीच में और ऑडिट फर्म के बीच में, जिससे कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। और साथ ही साथ फिर ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को ये भी बताएगा कि इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हमने क्या क्या सेफगार्ड्स लगाए, क्या क्या। जैसे कि एग्जांपल लूं कि मान लो इसने बताया टीसीडब्ल्यूजी को जाकर के कि क्या था, हमारी जो ऑडिट फर्म है उसका पार्टनर आपकी एंटिटी से उसने लोन ले रखा था, कि हमारे पार्टनर ने आपकी एंटिटी से लोन ले रखा था, लेकिन हमने क्या करा, उस लोन को रिपे कर दिया, हमने ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले उस लोन को रिपे कर दिया। तो ये बात जाके ऑडिटर क्या कर देगा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता देगा।
इस तरह से कम्युनिकेशन होगा। अब आप बोलोगे सर ये कम्युनिकेशन कर क्यों रहा है इस तरह का, तो इससे होगा क्या, ये रिलेशनशिप बता रहा है तो हो सकता है कि TCWG को और कोई रिलेशनशिप पता हो, इसकी एंटिटी के इस फर्म के साथ, TCWG को इस ऑडिट फर्म के साथ और कोई दूसरी रिलेशनशिप पता हो, तो वो रिलेशनशिप पता चल जाए, इस कारण से भी बता देता है। तो ये भी हमने देख लिया क्या थी, एडिशनल कम्युनिकेशन थी कि एडिशनल और क्या कम्युनिकेट करेगा TCWG को ऑडिटर। ये लेकिन कब करता है, ओनली लिस्टेड एंटिटीज के केस में करता है, वो किस रिगार्डिंग करता है, बस अपनी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग। तो ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको हम एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, फालतू टॉपिक एकदम, क्या दे रखी है, ओनली डेफिनेशन वगैरह दे रखी है। फिर आ गया मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, कि ऑडिटर क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप वगैरह, अपना स्कोप, और फिर सबसे मेन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट। उसके बाद सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम ऑडिट में ऑडिटर क्या बताता है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज भी बताता है कि ऑडिट करते वक्त से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। फिर यहाँ पे हमने एक टॉपिक देखा कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या ऑडिटर को दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखो ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको समझाए हैं, सेम टू सेम वही पॉइंट है कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन देने में डिले कर रहा है या फिर इन्फॉर्मेशन ला के नहीं दे रहा, तो इसका आप मेमोरी वर्ड बना लो, सीरम। एस से हो गया सिग्निफिकेंट डिलेज, ई से हो गया एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स, आर से हो गया रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, यू से देखो दो हैं, अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, और एम से हो गया मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक इट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, कि मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं कर रहा। फिर आ गया एडिशनल कम्युनिकेशन वाला, कि एडिशनली क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, एक अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में कि हम एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहे हैं, और वो सारी रिलेशनशिप जिससे कि इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता था, लेकिन उसके रिगार्डिंग उस खतरे को खत्म करने के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स लगाए गए, ये सारी बातें कम्युनिकेट कर देगा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे। नेक्स्ट अपना ऐसे 265, इसका नाम क्या है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स टू TCWG एंड मैनेजमेंट। क्या है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। तो इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये देखना होगा ये डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स है क्या। नाम से ये तो समझ आ रहा है हमको कि ऑडिटर को क्या करना है कि कंट्रोल्स के अंदर जो भी डेफिशिएंसीज है ना वो किसको बतानी है, मैनेजमेंट को बतानी है और TCWG को बतानी है। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना होगा डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स है क्या। तो देखो सबसे पहला टॉपिक यही है हमारा, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स। इसका मतलब क्या है कि जब एंटिटी के कंट्रोल्स क्या नहीं कर पाए, जब एंटिटी के कंट्रोल्स मिस स्टेटमेंट्स को, मतलब गलतियों को क्या नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, जब एंटिटी के कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गलतियां होती हैं उनको रोक ना पाए, और अगर गलती हो भी जाती है उनको पकड़ ना पाए, तब क्या माना जाएगा कि एंटिटी के कंट्रोल्स क्या है, डेफिशिएंट है। तब क्या बोला जाएगा कि एंटिटी के कंट्रोल्स क्या है, डेफिशिएंट है। या फिर एंटिटी ने मान लो कंट्रोल्स ही नहीं लगा रखे तो तब भी क्या बोला जाएगा कि कंट्रोल्स क्या है, डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर एंटिटी के कंट्रोल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलतियां होती हैं उनको रोक ना पाए, या फिर गलती होने पर भी उनको पकड़ ना पाए कि गलती हो गई, तो उन्हें क्या बोला जाता है, डेफिशिएंट कंट्रोल्स। क्या बोला जाता है कि कंट्रोल्स डेफिशिएंट यानी बेकार है। या फिर मान लो एंटिटी में कंट्रोल्स ही नहीं है, जो कंट्रोल्स होने चाहिए वो कंट्रोल्स ही नहीं है, फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए कंट्रोल्स ही नहीं है, तो भी क्या बोला जाएगा कि एंटिटी के कंट्रोल्स क्या है, डेफिशिएंट है। तो ये मतलब था डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। अब देखो क्या कम्युनिकेशन, अब ऑडिटर को क्या करना है, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है। तो किसको करेगा, मैनेजमेंट को भी करेगा और TCWG को भी करेगा। लेकिन ऑडिटर जब डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कम्युनिकेट करेगा तो मैनेजमेंट को तो सारी की सारी डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करेगा, सारी की सारी, चाहे वो नॉर्मल डेफिशिएंसी हो या फिर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो। लेकिन TCWG को ओनली कौन से करेगा, ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करेगा। तो ऑडिटर को क्या करना है, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है। मतलब कंट्रोल्स में जो भी खराबी है या फिर कंट्रोल्स है ही नहीं, तो ये बात जाके क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है। किसको, मैनेजमेंट को भी और TCWG को भी। अब मैनेजमेंट को तो ऑडिटर क्या करेगा, सारी की सारी डेफिशिएंसी बताएगा। मतलब जहां भी ऑडिटर को कंट्रोल्स खराब लगते हैं या लगता है कि यहाँ पे तो कंट्रोल्स है ही नहीं, तो सारी की सारी बातें जाके बताएगा किसको, मैनेजमेंट को। दो लेकिन TCWG को तो ओनली कौन सी डेफिशिएंसी बताएगा, ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जी बताएगा। अभी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती क्या है ये हम आगे समझ लेंगे। अब देखो ऑडिटर ये जो कम्युनिकेशन करता है ना मैनेजमेंट को, TCWG को, किसके बारे में, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी के बारे में। इसे ही टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इस बात को टेक्निकल लैंग्वेज में लेटर ऑफ वीकनेस बोला जाता है। इस कम्युनिकेशन को कि ऑडिटर ये जो कम्युनिकेशन करता है मैनेजमेंट और TCWG को इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी के बारे में, इसे लेटर ऑफ वीकनेस बोला जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। हम क्या सीखने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में।
किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में। अब आप लोग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के बारे में क्यों सीखने जा रहे हैं, यही स्पेशल क्यों है? तो देखो, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का मतलब हमने समझ लिया कि जब वोटर को कंट्रोल्स में कुछ भी खराबी दिखे या फिर से लगे कि कंट्रोल्स है ही नहीं, तो होती है वो डेफिशिएंसी। अब देखो, जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो किसे जाके बतानी है? किसे जाके बतानी है? मैनेजमेंट को। अब वोटर क्या करता है? मैनेजमेंट को, तो डेफिशिएंसी हो या सिग्निफिकेंट हो, दोनों की दोनों जाके बताता है। लेकिन जो टीसीडब्ल्यूजी है ना, टीसीडब्ल्यूजी को वोटर ओनली कौन सी बताता है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताता है। टीसीडब्ल्यूजी को ऑडिटर को कौन सी बतानी होती है? ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बतानी होती है। इस कारण से बताओ, ऑडिटर को ये तो पता होना चाहिए ना कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कौन सी है। अगर ऑडिटर को यही नहीं पता होगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती क्या है, तो वो टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा कैसे? जब ऑडिटर को पता ही नहीं होगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होती क्या है, तो टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा कैसे? इस कारण से हमें सीखना होगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर भी, सबसे पहला टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब हम वो मैटर्स देखने जा रहे हैं, वो सर्कमस्टांसेस देखने जा रहे हैं जिससे वोटर को क्या मिल जाएगी? इंडिकेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इंडिकेशन मिल जाएगी कि क्या हो सकती है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। एक इंडिकेशन मिलेगी अभी कि क्या हो सकती है? कंट्रोल्स में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो देखो, ये कौन कौन से मैटर हैं। पहला देखो क्या है, ऑडिटर ने ऑडिट करते वक्त देखा कि एंटिटी की खुद की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है, एब्सेंट है। कि ऑडिटर ने क्या देखा ऑडिट करते वक्त? कि एंटिटी की खुद की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है। मतलब एंटिटी क्या नहीं करती? एंटिटी रिस्क असेस ही नहीं करती। क्या करना होता है? एंटिटी को भी क्या करना होता है? रिस्क असेस करना होता है। बताओ, एंटिटी रिस्क असेस ही नहीं करेगी तो कंट्रोल्स लगाएगी कैसे? पहले एंटिटी को खुद को भी तो रिस्क असेस करना होगा ना कि मेरे कौन से एरिया में ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगी वहाँ पे एंटिटी क्या करेगी? ज़्यादा कंट्रोल्स लगाएगी। इस कारण से ऑडिटर ये देखता है कि एंटिटी रिस्क असेस कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी तो रिस्क असेस ही नहीं करती, एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही नहीं है, एंटिटी तो रिस्क असेस ही नहीं करती। तो यहाँ पे ऑडिटर को क्या मिल जाएगी? कि यहाँ पे ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ क्या हो सकती है? यहाँ पर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। अभी सिर्फ इंडिकेशन ही मिली है। अब देखो और क्या मैटर हो सकते हैं। दूसरा देखो, ऑडिटर ने देखा ऑडिट करते वक्त कि एंटिटी की क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इनइफेक्टिव है। ऑडिटर ने क्या देखा कि ये जो एंटिटी है, ये जो मैनेजमेंट क्या करते हैं? रिस्क असेस तो करते हैं, ये एंटिटी रिस्क असेस तो करती है, लेकिन रिस्क असेस क्या है? इनइफेक्टिव है, एकदम गलत तरीके से रिस्क असेस करती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एरिया में ज्यादा रिस्क है ना, वहां पे कम रिस्क असेस कर लेती है, और जहां पे कम रिस्क है वहां पे ज्यादा रिस्क असेस कर लेती है। मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एकदम ही घटिया है, एकदम ही बेकार है। तो ऐसे केस में भी ऑडिटर को क्या मिल जाएगी? एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या हो सकती है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। और देखो थर्ड, और क्या हो सकता है ऐसा मैटर। ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी ने क्या कर रखा है? एंटिटी रिस्क असेस भी करती है। ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी क्या करती है? रिस्क असेस भी करती है, और एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इफेक्टिव भी है। मतलब एंटिटी अच्छे से रिस्क असेस करती है, लेकिन एंटिटी का जो रिस्क रेस्पॉन्स है ना, वो इनइफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? एंटिटी का रिस्क रेस्पॉन्स इनइफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटिटी रिस्क तो अच्छे से असेस कर लेती है कि भाई जिस एरिया में रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क ज़्यादा ही असेस करती है, लेकिन बताओ जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है तो क्या करना होता है? वहाँ पे कंट्रोल्स भी ज़्यादा लगाने होते हैं। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा आती है ना, वहाँ पे कंट्रोल्स भी ज़्यादा लगाने होते हैं। लेकिन एंटिटी क्या करती है? वो मैनेजमेंट क्या करता है? वहाँ पे कंट्रोल्स लगाते ही नहीं है। यानी एंटिटी का क्या है? रिस्क रेस्पॉन्स इनइफेक्टिव है। तो अगर ऑडिटर को ये बात पता चलती है तो इससे क्या होगा? ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या हो सकती है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या है? ऑडिटर ने देखा, नेक्स्ट मैटर क्या हो सकता है? ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी का कंट्रोल इन्वायरमेंट ही क्या है? इनइफेक्टिव है। एंटिटी का जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है इनइफेक्टिव। आप बोलोगे सर ये कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इसको अभी समरी में बता देता हूँ। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कंट्रोल्स लगाने होते हैं तो इनके लिए क्या करना होता है? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को भी आगे आना होता है। इनको भी क्या करना पड़ता है? कंट्रोल्स लगाने पे पूरा ध्यान देना पड़ता है, इनको मेहनत करनी होती है। कंट्रोल इन्वायरमेंट बोलता है कि अगर आपको अपनी एंटिटी में कंट्रोल्स लगाने हैं ना अच्छे से, अगर आपको अपने कंट्रोल्स अच्छे करने हैं, इफेक्टिव करने हैं, तो क्या करना होगा? जो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट है, इनको क्या करना होगा? इनको भी कंट्रोल लगाने पे पूरा ध्यान देना होगा। लेकिन ऑडिटर ने देखा कि एंटिटी का कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है? इनइफेक्टिव है। मतलब मैनेजमेंट के लोग, टीसीडब्ल्यूजी के लोग कंट्रोल लगाने पे ध्यान ही नहीं देते। तो देखो इसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है। क्या दे रखा है? कि मैनेजमेंट को डेफिशिएंसी प्रीवियसली कम्युनिकेट करी गई थी, फिर भी मैनेजमेंट एक्शन ही नहीं लेता। कि ऑडिटर ने देखा, यहाँ पे देखो क्या एग्जाम्पल ले रखा है इसे, कि ऑडिटर ने देखा कि मैनेजमेंट को ऑडिटर ने प्रीवियसली कोई डेफिशिएंसी बताई भी थी, प्रीवियसली इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कुछ खराबी बताई भी थी, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट क्या नहीं कर रहा? उन कंट्रोल्स को सही करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेता। तो ऑडिटर को क्या लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिल जाएगी। एक पॉइंट और देख लो कि मैनेजमेंट क्या नहीं करता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देता। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है? इस मेन काम को ही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पर ही, इसी काम पे ध्यान नहीं देता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही ढंग से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, अच्छे से तैयार हो भी रहे हैं कि नहीं बन रहे।
उन पे मैनेजमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, तो ऑडिटर को यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगी कि क्या हो सकती है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन सब मैटर से ऑडिटर को क्या मिल सकती है, इन सब मैटर से ऑडिटर को क्या मिल जाएगी, इंडिकेशन मिलेगी। सिर्फ क्या मिलेगी, इंडिकेशन मिलेगी। अब देखो ऑडिटर को इन सब मैटर से मान लो इंडिकेशन मिल गई कि क्या हो सकती है, एंटिटी में क्या हो सकती है, कंट्रोल्स में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। ऑडिटर को क्या मिल गई, एक इंडिकेशन मिल गई, क्या हो सकती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब ऑडिटर को पता कैसे चलेगा कि वास्तव में वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है कि नहीं, अब ये ऑडिटर को पता कैसे चलेगा, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है कि वेदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। अब ऑडिटर को पता कैसे चलेगा कि जो उनको डेफिशिएंसी मिली है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। ऑडिटर को इंडिकेशन तो मिल गई कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि वास्तव में सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ऑडिटर को कुछ मैटर्स देखने, क्या क्या देखना है। तो ऑडिटर मान लो देखता है, ऑडिटर ने देखा, सबसे पहला क्या देखा ऑडिटर ने कि कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी होने की वजह से, कंट्रोल्स में क्या डेफिशिएंसी होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांस है। ऑडिटर ने क्या देखा, ऑडिटर ने देखा कि कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी गलतियां होने के चांस है। तो ऑडिटर क्या मान लेगा, तुरंत उस डेफिशिएंसी को क्या बोल देगा कि ये क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। जैसे ही ऑडिटर को ये लगता है कि इस कंट्रोल में डेफिशिएंसी होने की वजह से, ऑडिटर ने मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया के कंट्रोल देखे, उसने देखा कि कंट्रोल में खराबी है, लेकिन उसको पता लगाना था कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। उसको ये तो पता चल गया था कि कंट्रोल में खराबी है, लेकिन उसको ये भी पता लगाना था ऑडिटर को कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो ऑडिटर ये देखेगा कि इस कंट्रोल में खराबी होने की वजह से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलतियां हो सकती हैं क्या। अगर बड़ी गलतियां हो सकती हैं तो ऑडिटर क्या बोल देगा सीधे ही उसको कि यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, क्या बोल देगा, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो, अगर ऑडिटर को लगता है कि कंट्रोल्स में खराबी होने की वजह से, कि किसी एरिया में कंट्रोल्स में खराबी होने की वजह से वहां पे क्या है, फ्रॉड की रिस्क है, वहां पे फ्रॉड होने के चांस है, तो ऑडिटर सीधे क्या बोल देगा, यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। क्योंकि ऑडिटर ने देखा कि किसी एरिया में कंट्रोल्स में खराबी होने की वजह से अगर वहां पे फ्रॉड के चांस है, वहां पे क्या है, फ्रॉड के चांस हो रहे हैं, तो ऑडिटर को सीधे क्या बोल देगा कि यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोजर। तो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ऑडिटर ने देखा कि पी&एल में मान लो एक अमाउंट आ रहा है, पी&एल में क्या एक एक्सपेंस आ रहा है 10,000 का। ऑडिटर ने देखा पी&एल में क्या एक एक्सपेंस आ रहा है कितने का, 10,000 का। अब ऑडिटर ने देखा कि इस एरिया में बिल्कुल भी कंट्रोल्स नहीं है। क्या देखा ऑडिटर ने कि इस एक्सपेंस के एरिया में बिल्कुल भी कंट्रोल्स नहीं है। और ऑडिटर ने एक और देखा एक्सपेंस, एक और एक्सपेंस का एरिया देखा, वो कितने का था, 10 लाख का। ऑडिटर ने देखा कि इस एक्सपेंस के एरिया में भी कंट्रोल्स नहीं है, कि दोनों में कंट्रोल्स नहीं है, यहाँ पे भी कंट्रोल्स नहीं है, यहाँ पे भी कंट्रोल्स नहीं है, मतलब डेफिशिएंसी दोनों जगह, यहाँ पर भी डेफिशिएंसी है, यहाँ पे भी डेफिशिएंसी है। लेकिन ऑडिटर को क्या पता लगाना है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। लेकिन अब ऑडिटर देखेगा यहाँ पे अमाउंट कितना है, पी&एल में ओनली 10,000 का है, यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है। फिर लेकिन जो दूसरा एक्सपेंस है, अनदर एक्सपेंस है, यहाँ पे अमाउंट कितना है, 10 लाख का, यानी यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। दूसरे वाले में क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इस तरह से डिटरमाइन करेगा। और देखो कि ऑडिटर ने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स एस्टिमेट्स होते हैं, आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स एस्टिमेट्स कौन से होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम ऐसे 540 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये वैसे होते कौन से हैं जिसमें अजम्पशंस बहुत ज्यादा लगती हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स एस्टिमेट्स। तो ऑडिटर ने देखा जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा ट्रिकी कैलकुलेशन होती है, वहां पर ही अगर कंट्रोल्स नहीं है, अगर ऐसी जगह पर ही कंट्रोल्स नहीं है, तो ऑडिटर सीधे क्या बोल देगा, कि डेफिशिएंसी कैसी है, सिग्निफिकेंट है। क्या बोल देगा, ये क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी, कि एक डेफिशिएंसी क्या है दूसरी डेफिशिएंसी से मिल रही है, तो भी ऑडिटर क्या बोल देगा कि ये सीधे क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो आपने एक एरिया में कैमरा भी लगा रखा है और गार्ड भी खड़ा कर रखा है। अब ऑडिटर ने देखा कि जो कैमरा है ना वो भी काम नहीं करता, और जो गार्ड है वो भी सोता रहता है। तो बताओ एक डेफिशिएंसी दूसरे से मिल गई तो ये क्या बन गई, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। एक पॉइंट और है, ऑडिटर ने देखा ऑडिट करते वक्त कि इस एंटिटी में इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले कंट्रोल्स ही नहीं है, तो भी ऑडिटर उसे डायरेक्ट क्या बोल देगा, कि ये क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं, फ्रॉड को रोकने वाले कंट्रोल्स, ऐसे कंट्रोल्स जिनसे फ्रॉड को रोका जाता है, अगर मान लो वही कंट्रोल्स नहीं है एंटिटी में, तो ऑडिटर क्या बोल देगा सीधे ही कि यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। एक और बता देता हूँ इसमें कि रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कंट्रोल्स नहीं है, कि एंटिटी जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करती है ना उन पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन होती है ना उसमें फ्रॉड होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो एंटिटी ने मान लो वहां पर ही कंट्रोल्स नहीं लगा रखे, तो ऑडिटर क्या बोल देगा, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली बोल देगा ऑडिटर क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है।
तो इस तरह से वोटर पता लगाएगा कि एक डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अब जैसे उसे पता चल गया डेफिशिएंसी क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो ये वाली जो डेफिशिएंसी है मैनेजमेंट को भी बताएगा और टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा, दोनों को बताएगा। लेकिन जो नॉर्मल डेफिशिएंसी होगी वो ओनली किसको बताएगा, ओनली मैनेजमेंट को। तो देखो ये हमने समझ लिया अभी तक। पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर देखा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का वोटर को कैसे पता लगाना है, तो वोटर को इंडिकेशन कैसे मिलेगी वो पता लगाया, और फिर वोटर पता कैसे लगाएगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का वो हमने सीख लिया। अब आ जाओ मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड रिगार्डिंग डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल। अब देखो वोटर को क्या हुआ, डेफिशिएंसीज मिल गई, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज भी मिल गई, तो वोटर को क्या क्या कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, वोटर को कैसे कम्युनिकेट करना है और क्या क्या कम्युनिकेट करना है। तो देखो लिखा है यहाँ पर वोटर इंक्लूड इन कम्युनिकेशन, क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड देयर पोटेंशियल इफेक्ट। एकदम सिंपल बात लिखी है, क्या बताएगा बताओ ऑडिटर, क्या बताएगा उस डेफिशिएंसी के बारे में, उस डेफिशिएंसी के बारे में बताएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी, जो भी कंट्रोल्स के अंदर कमियां मिली ना उसके बारे में डिटेल में बताएगा, और क्या बताएगा एंड देयर पोटेंशियल इफेक्ट, और बताएगा कि इस कंट्रोल में खराबी होने की वजह से एंटिटी को क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो बात बताएगा। क्या क्या बताएगा कि कंट्रोल में क्या खराबी है, एक तो ये बताएगा डिटेल में, और बताएगा कंट्रोल में खराबी होने की वजह से एंटिटी को क्या क्या नुकसान हो सकता है वो भी बताएगा। तो ये है पहला पॉइंट। अभी जो दूसरा पॉइंट है ना कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये जो देखो सेकंड पॉइंट है अलग पॉइंट नहीं है, पहले ही पॉइंट का डिटेल में है। क्या देखो पढ़ो, वोटर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देगा टू इनेबल दी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी कि ये क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए डेफिशिएंसी को, कि वोटर को क्या करना है, जो पहला पॉइंट बताना है ना, वोटर जो पहला पॉइंट कम्युनिकेट करेगा, क्या कम्युनिकेट करेगा कि कंट्रोल्स में क्या खराबी है और उस एंटिटी को कितना नुकसान होगा। तो बोला गया कि वोटर को क्या करना है, इस पहले पॉइंट को इतने डिटेल में बताना है, इतने सफिशिएंट वे में बताना है ताकि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इसको अच्छे से समझ सके। कि वोटर को क्या करना है, इस पहले पॉइंट को इतने डिटेल में बताना है ताकि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इस डेफिशिएंसी के बारे में अच्छे से समझ सके, इस पॉइंट को अच्छे से समझ सके, बस ये बोला गया। अब इसमें एक टॉपिक हो रही है, देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। कि वोटर जब कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वोटर जब क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वोटर को किन बातों का ध्यान रखना है। वोटर जब कम्युनिकेशन कर रहा है किसके बारे में, डेफिशिएंसीज के बारे में, क्या कम्युनिकेट करना है वोटर को, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया। लेकिन वोटर जब कम्युनिकेशन कर रहा है तो वोटर को किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम देखने जा रहे हैं। तो वोटर को किन बातों का ध्यान रखना है, पहला है एरिया ऑफ वीकनेस। क्या बोला गया कि वोटर क्या करेगा, ओनली डेफिशिएंसी की कमियां बताएगा, और क्या कर सकते हैं वोटर, मे ऑफर सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट। अब वोटर को क्या ध्यान रखना है कम्युनिकेट करते वक्त, वोटर को यह ध्यान रखना है जब भी वोटर मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को डेफिशिएंसीज के बारे में बता रहे हैं कंट्रोल्स की, तब उसे यह भी ध्यान रखना है कि वोटर चाहे तो क्या कर सकता है, चाहे तो क्या कर सकता है, अपने सजेशन भी दे सकता है मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को अपने सजेशन भी दे सकता है कि डेफिशिएंसी को कैसे खत्म किया जाए, यहाँ पे कंट्रोल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। वोटर चाहे तो, बोला वोटर चाहे तो क्या कर सकता है, अपने सजेशन भी दे सकता है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, वोटर को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला गया कि वोटर को क्या करनी है, ओनली वीकनेस डिस्कस करनी है। क्या बोला गया कि कंट्रोल्स में जो खराबी है ना बस वही वोटर को डिस्कस करनी है। क्या बताया यहाँ पर कि वोटर को जो ओनली कमियां हैं कंट्रोल्स में, जो भी डेफिशिएंसीज हैं बस वही कम्युनिकेट करनी है। मान लो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसने देखा कि एक एरिया में वोटर के कंट्रोल्स क्या बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़े कंट्रोल्स हैं जो कि वोटर ने कभी अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। तो वोटर को खुश होकर के वो बातें इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करनी, कंट्रोल की बढ़ाया नहीं करनी। कम्युनिकेशन जब करेगा वोटर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को तब उसको कंट्रोल की बढ़ाया नहीं करनी, ओनली क्या करनी है, ओनली वीकनेस ही कम्युनिकेट करनी है। फिर देखो ये 2 पॉइंट साथ में देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, ये जो लेटर ऑफ वीकनेस है, मतलब वोटर ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है किसका, डेफिशिएंसीज का, ये क्या है मैनेजमेंट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, मैनेजमेंट के लिए बहुत ही कीमती है। क्यों क्यों कीमती है बताओ, क्यों कीमती है मैनेजमेंट के लिए, टीसीडब्ल्यूजी के लिए क्यों कीमती है, इससे क्या कर पाएंगे, अपने कंट्रोल्स को सुधार पाएंगे, और इससे क्या होगा, एंटिटी अपने आप को बचा पाएगी, एंटिटी अपने आप का बड़ा नुकसान होने से बचा पाएगी, यही बात लिखी है। इससे मैनेजमेंट क्या कर पाएगा, एबल टू मिनिमाइज लायबिलिटी, मतलब एंटिटी बड़ा नुकसान होने से बचा पाएगी। इस कॉन्सेप्ट को ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो मैं लेटर देने जा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन करने जा रहा हूँ, ये मैनेजमेंट के लिए बहुत कीमती है। इससे मैनेजमेंट, इससे जो एंटिटी है अपने आप को बड़ा नुकसान होने से बचा पाएगी। तो को ये बातें ध्यान में रखनी है बस। तो ये स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हुआ, एकदम छोटा सा स्टैंडर्ड है। इसको एक बार कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये लिखा गया है कि जो कम्युनिकेशन किया जाता है ना टीसीडब्ल्यूजी को, मैनेजमेंट को, इसे क्या बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, लेटर ऑफ वीकनेस। क्या बोला जाता है, लेटर ऑफ वीकनेस। फिर यहाँ पे बता रखा है कम्युनिकेशन राइटिंग में होगा, और यहाँ पे डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन दे रखी है। अब आया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। बताओ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी किसको बताई जाती है, किसको बताई जाती है, टीसीडब्ल्यूजी को। फिर हमने इसमें टॉपिक देखा था कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स है जिससे वोटर को इंडिकेशन मिलेगी कि यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट हो सकती है, इंडिकेशन मिल जाएगी। तो ये मैटर्स हमने देख लेते, इसका मैं आपको एक मेमोरी वर्ड बनवा देता हूँ।
इसमें आप लिखो इसका मेमोरी वर्ड, इसको याद करने के लिए, मैम इनइफेक्टिव कंट्रोल दिस, मैम इनइफेक्टिव कंट्रोल दिस। एमसी क्या हो गया, देखो एमसी होगा अपना मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाई ऑडिटर नोट प्रिवेंटेड डिटेक्टेड बाई एंटिटीज कंट्रोल। इससे क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, की एंटिटी अपना रिस्क असेस करती नहीं है, रिस्क की असेस नहीं करती। और एमसी क्या हो गया, मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और देखो अभी इनइफेक्टिव वाले, इनइफेक्टिव वाले देखो तीन है, इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव और इनइफेक्टिव। एक है इनइफेक्टिव सी मतलब इनइफेक्टिव कंट्रोल इन्वायरमेंट। और आर से क्या हो गया, इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स टू रिस्क, इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और इनइफेक्टिव रेस्पॉन्स। की एंटिटी रिस्क असेस तो करती है लेकिन सही ढंग से नहीं करती, या फिर एंटिटी रिस्क असेस अच्छे से करती है लेकिन एंटिटी रिस्क का रेस्पॉन्स अच्छे से नहीं करती। रेस्पॉन्स मतलब एंटिटी कंट्रोल से नहीं लगाती, कि एंटिटी ने रिस्क तो असेस कर ली कि कौन से एरिया में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आप कंट्रोल से नहीं लगा रही। तो ये हो गया इसका मेमोरी वर्ड। इसमें आपको क्या करना है, कम से कम बस 5 पॉइंट्स याद कर लेना, इनफ रहेंगे। 5 पॉइंट्स याद कर लेना, बाकी रीड कर लेना। अब नेक्स्ट आया कि ऑटो को पता कैसे चलेगा कि जो डेफिशिएंसी मिली है, जो इंडिकेशन मिली है वो वास्तव में सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो डेफिशिएंसी वास्तव में सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो इसका मैंने सारे पॉइंट आपको समझा दिए थे। इसमें भी आप एक वो बना लो मेमोरी वर्ड, लिखो वी फिलिक्स। वी फिलिक्स, वी से हो गया वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, एफ से हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोजर, एल से हो गया लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज, कि कितने चांस है कि डेफिशिएंसी होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलतियां हो जाएं, कितने चांसेस हैं। आई से हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, सी से हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एस्टिमेटेड अमाउंट्स, और एस से हो गया अपना ससेप्टिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड, ये हो गया, सी हो गया। ठीक है बस, तो इसका भी मेमोरी वर्ड बन गया। आई देखो यहाँ पे 2 बार है, इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसीज, तो इसका मेमोरी वर्ड भी मैंने आपको बनवा दिया। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक कि मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड रिगार्डिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, क्या भाई ऑर्डर क्या क्या कम्युनिकेट करेगा। और आई से पूछना चाहे तो इस लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग लेटर ऑफ विकनेस, तो आपको पूरा ही लिखना रहता है। ये ऐसे नहीं कि आपने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, तो ऐसा मत करना कि सिर्फ यही टॉपिक लिखा हो, पूरा लिखना रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर। अब है ऐसे 299, देखो इसका नाम क्या है, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 299। तो सबसे पहले तो हमें यही सीखना होगा जॉइंट ऑडिट होती क्या है, कि जॉइंट ऑडिट होती क्या, सबसे पहले तो हमें यही सीखना होगा। तो देखो सबसे पहले आओ इंट्रोडक्शन में। तो जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या है कि जब किसी एंटिटी की ऑडिट, कौन कर रहा हो, जब किसी एंटिटी की ऑडिट 2 या उससे ज़्यादा फर्म मिलकर के कर रही हो, जब किसी एंटिटी की ऑडिट 2 और फर्म मिलकर के कर रही हो, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, जॉइंट ऑडिट बोल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये प्रिंसिपल और अदर ऑडिटर वाले कंसेप्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता। उस पर तो कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, ऐसे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। जैसे एग्जाम्पल लूँ, मान लो एक एंटिटी है ए लिमिटेड, उसकी कुछ ब्रांचेस हैं। अब एक ये फर्म तो क्या कर रही है, ए लिमिटेड की ऑडिट कर रही है, और जो ब्रांचेस है उनकी ऑडिट कोई दूसरी फर्म कर रही है। तो उस फर्म पर उस केस में ये जॉइंट ऑडिट ऐसे 299 एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में क्या लगेगा, ऐसे 600। फिर ये जॉइंट ऑडिट कब लगता है, जब एक ही एंटिटी की ऑडिट, जैसे ए लिमिटेड है, उसकी ऑडिट 2 या उससे ज्यादा फर्म मिलकर के कर रही हो, तब लगता है क्या, ऐसे 299। अब इसमें देखो पहला टॉपिक है क्या, ऑडिट प्लानिंग, एकदम फालतू टॉपिक है ये। किसका टॉपिक है, ऐसे 300 का, एज इट इज सेम टॉपिक है, आपको सेम टू सेम काम मिल जाएगा, ऐसे 300 में मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा काम का नहीं। बस इसमें यहाँ पे एक चीज अलग क्या है, वहां पे ऑडिटर क्या करता है, प्लान बनाता है, खुद बनाता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि क्या जॉइंट ऑडिट है, यहाँ पे क्यों एक एंटिटी की ऑडिट कौन कर रहे हैं, 2 या उससे ज्यादा फर्म मिलकर के कर रही हैं। तो बोला गया कि जो प्लान बनेगा ना, वो भी कैसे बनेगा, जॉइंटली बनेगा, सब मिलकर के बनाएंगे। अभी जो प्लानिंग होगी कैसे होगी, जॉइंटली होगी, सब मिलकर के प्लानिंग करेंगे। अब आ जाओ, ये थोड़ा फिर भी काम का टॉपिक है क्या, अलोकेशन ऑफ वर्क, समझने के लिए अलोकेशन ऑफ वर्क। अब देखो एक एंटिटी की क्या हो रही है, जॉइंट ऑडिट हो रही है, मतलब 2 या उससे ज्यादा ऑडिट फर्म मिलकर के एक एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं। तो हो सकता है उनमें लड़ाई झगड़ा हो कि कौन कौन सा काम करेगा। इसलिए ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए क्या करेंगे, ये आपस में अपना काम बांटेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना अपना काम बांटेंगे।
ये जो जॉइंट ऑडिटर से क्या करेंगे, अपना अपना काम बांटेंगे। अब ये काम बटेगा कैसे, तो यहाँ पे लिखा है काम कैसे बटेगा, बाय म्यूचुअल डिस्कशन। अब कैसे बटेगा बताओ काम, आपस में बातचीत करके काम बांटेंगे, आपस में बातचीत करके काम बांटेंगे। इसका मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि मान लो दो फर्म है, ये ए लिमिटेड है, इसकी दो फर्म ऑडिट करनी आई कि ए एंड एसोसिएट्स और बी एंड एसोसिएट्स, दो फर्म ऑडिट करी हैं। तो मान लो ऐसा है कि इसमें ए एंड एसोसिएट्स ये क्या है, बिग फर्म है, ये क्या है, बड़ी फर्म है, और बी एंड एसोसिएट छोटी फर्म है। तो ऐसा नहीं कि ए एंड एसोसिएट्स अपना राज चलाएगी, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों फर्म क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करके क्या करेंगे, काम बांटेंगे। ऐसा नहीं कि जो बड़ी फर्म है वो अपना राज चलाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपस में बातचीत करके क्या करेंगे, काम बांटेंगे। अभी काम बांटने का मतलब क्या है, तो ये लिखा देखो डिवीजन। सेकंड पॉइंट में ये बताएगी काम बांटने का मतलब क्या है। तो ये जो डिवीजन होगा वर्कआउट कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड एरिया जो जोन, कैसे होगा, अपना अपना एरिया बांट लेंगे। जैसे कि मान लो पी&एल है, पी&एल में इनकम आ रही है और एक्सपेंस साइड आ रही है, तो बांट लेंगे कि देखो मैं तो इनकम देखूंगा और तू क्या देख लेना, तू एक्सपेंस वाली साइड देख लेना। इस तरह से काम बटेगा, इस तरह से काम बटेगा। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, अब ये जो काम बटेगा ना, ये जो काम बटा है कि मैं इनकम देख लूंगा तो एक्सपेंस देख लेने, जो काम बटा है ना, ये ओरली नहीं बटेगा, ये क्या बनेगा, पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा, इसका वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। ये काम जो बटेगा एकदम रिटर्न में होगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। और साथ ही साथ ये सारी की सारी फर्म इनको क्या करेंगी, साइन भी करेंगी, ताकि बाद में कभी लड़ाई झगड़े ना हो इनके बीच में, ताकि बाद में लड़ाई झगड़े ना हो। इस कारण से क्या होगा, पहले तो काम क्या करेंगे, जो भी काम बांट रहे हैं उसके एक अलग से डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे और उसके बाद अपना अपना साइन भी कर देंगे, ताकि बाद में जाकर लड़ाई झगड़े ना हो। और फिर ये जो इन्होंने काम बांटा है, इसको क्या करना है, एंटिटी को जाके कम्युनिकेट भी करना है। क्या करते हैं, ये जो काम बांट लेते हैं अपना, जो डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं, ये क्या करते हैं, फिर एंटिटी को जाके बता भी देते हैं कि मेरा काम ये है, इस फर्म का काम ये है। इस तरह से एंटिटी को जाके कम्युनिकेट भी कर देते हैं। तो ये था लोकेशन ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस स्टैंडर्ड का। क्या है ये, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, कि हर फर्म की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कि किस फर्म की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भाई एक एंटिटी है, उसकी ऑडिट दो या उससे ज़्यादा फर्म मिलकर के कर रही हैं, तो किस फर्म की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हम सीखने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो पहला बोला कि ईच जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर वर्क अलोकेटेड, कि हर जॉइंट ऑडिटर उसी काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा जो काम उसको बांटा गया है। हर फर्म, ईच फर्म उसी काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी जो काम उसको बांटा गया है। एग्जाम्पल, मान लो दो फर्म है, ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी। ए एंड कंपनी को काम बांटा गया था इनकम का, बी एंड कंपनी को काम बांटा गया था एक्सपेंस का। अब मान लो क्या होता है, ए एंड कंपनी इनकम को चेक कर रही है, इसमें क्या इनकम में बाद में गड़बड़ियां मिल जाती हैं जो कि ए एंड कंपनी ने नहीं पकड़ी थी। मतलब क्या होता है, बाद में इनकम में क्या मिल जाती है, कुछ गड़बड़ियां मिल जाती हैं, कुछ मिस स्टेटमेंट मिल जाती हैं जो कि ए एंड कंपनी ने पकड़ी नहीं थी, कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाती हैं जो कि ए एंड कंपनी पकड़ ही नहीं पाती, क्योंकि ये एकदम आलस पन्ने में काम करती है, एकदम आलस पन्ने में काम करती है, इस कारण से पकड़ ही नहीं पाती। तो बताओ किसे गिल्टी माने, तो बोला गया यहाँ पर जिस फर्म को जो काम बटा गया ना उस काम के लिए वो फर्म भी रेस्पॉन्सिबल होगी। तो किस में गलती मिली, इनकम में गलती मिली ना, तो किसको गिल्टी माना जाएगा, ए एंड कंपनी को ही गिल्टी माना जाएगा, बी एंड कंपनी को गिल्टी नहीं माना जाएगा। किसे माना जाएगा, ए एंड कंपनी को ही गिल्टी माना जाएगा, क्योंकि ए एंड कंपनी को इनकम वाला काम बांटा गया था। अब देखो ये सेकंड वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में। पहले एक बार बता देता हूं, मैं इसकी बात नहीं करें, एक बार रुको। पहले हमने देख ली, क्या देखा हमने, कि हर फर्म अपने अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, जो उनको काम बांटा गया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अब ये सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ऑल जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब हम ऐसे कुछ मैटर्स देखने जा रहे हैं, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, ऐसे कुछ मैटर्स देखने जा रहे हैं जिसके लिए सारी की सारी फर्म रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगी। ऐसे कुछ मैटर्स देखने जा रहे हैं जिनके लिए सारी की सारी फर्म से रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी, कि फिर ये ऐसे नहीं बोल पाएगी कि ये काम तो मैंने इसको बांट दिया था। हम वो मैटर्स देखने जा रहे हैं। तो देखो ये कौन कौन से मैटर्स हैं। इसमें पहला मैटर क्या है, कि ऐसा काम जो कि इन्होंने डिवाइड ही नहीं किया था, ऐसा काम जो कि इन्होंने डिवाइड ही नहीं किया था और सब मिलके कर रहे थे। मान लो कि इन्होंने देखो पी&एल के आइटम को बांट लिया था, लेकिन इन्होंने क्या नहीं किया था, बैलेंस शीट के आइटम्स को नहीं बांटा था, कि कौन करेगा बैलेंस शीट के आइटम्स की चेकिंग। और ये दोनों फर्म मिलकर क्या कर रही थी, बैलेंस शीट के आइटम्स की चेकिंग कर रही थी। ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी क्या कर रही थी, बैलेंस शीट के आइटम की चेकिंग कर रही थी। और ये क्या नहीं कर पाती, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को नहीं पकड़ पाती। और बाद में मान लो इनमें बड़ी गलतियां मिल जाती हैं, तो किससे गिल्टी माना जाएगा, दोनों को ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि काम डिवाइड नहीं किया गया था, यानी क्या था, कॉमन एरिया, और क्या कर रहे थे, दोनों मिलकर ही कर रहे थे। इस कारण से दोनों को ही गिल्टी माना जाएगा। मतलब जितनी भी वहां पे जॉइंट ऑडिटर्स हैं, वहां पे जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं ना, सभी को क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा, सभी को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब देखो ये जो सेकंड पॉइंट है इसको बाद में देखेंगे, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है। अब ये देखो आप,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसकी, प्रेजेंटेशन की और डिस्क्लोजर की, इसका मतलब क्या है, शेड्यूल 3 की अगर बात आती है तो भी क्या होगा, सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में अगर कोई गड़बड़ी होती है और अगर कोई फर्म इसको नहीं पकड़ पाती है, जॉइंट ऑडिटर्स अगर मान लो इसको पकड़ नहीं पाती इसमें गलती होने पर भी, तो किसे गिल्टी माना जाएगा, सभी को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। फिर ये नहीं बोल सकते, मान लो कि ऐसा हुआ था, ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी ने, हमारी दो फर्म है एग्जाम्पल में, ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी, मान लो ए एंड कंपनी और बी एंड कंपनी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर इसको कौन देखेगा, इसको देखेगा ए एंड कंपनी, कौन देखेगा इसको कि ये सही है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डिस्क्लोजर आ रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये कौन देखेगा, ए एंड कंपनी देखेगी। इस तरह से इन्होंने क्या कर लिया था, काम डिवाइड कर लिया था पहले ही। अब मान लो ए एंड कंपनी क्या करती है, आलसियों की तरह काम करती है और ये क्या नहीं कर पाती, इनमें गड़बड़ियां पकड़ ही नहीं पाती, जबकि वास्तव में क्या होती है, गड़बड़ियां होती हैं। तो जब बाद में गड़बड़ियां मिलेंगी तो इस केस में क्या होगा, दोनों को ही गिल्टी माना जाएगा, ए एंड कंपनी को भी, बी एंड कंपनी को भी। इस केस में देखो बी एंड कंपनी ये तर्क नहीं दे सकती कि हमने तो ये काम किसको पहले ही बांट लिया था और ये काम किसका था, ए एंड कंपनी का। बी एंड कंपनी ये नहीं बोल सकती, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ये ऐसा मैटर है जिसके लिए सभी को क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा, सभी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए सभी रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। फिर एक और है नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट रेलिवेंट है कि नहीं, ऑडिट रिपोर्ट रेलिवेंट है कि नहीं, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट रेलिवेंट है कि नहीं। तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट हम कहाँ देखते हैं, ऐसे 700 के अंदर। तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट रेलिवेंट है कि नहीं, सही है कि नहीं। अगर मान लो उसमें गलती हुई तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी सभी जॉइंट ऑडिटर्स को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। मान लो चाहे पहले इन्होंने क्या कर दिया हो, ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट के लिए ए एंड कंपनी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हो, लेकिन अगर उसमें गड़बड़ी मिल जाती है ना तो सभी को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। उस केस में ये बाद में ये तर्क नहीं दे सकते कि हमने तो पहले ये काम बांट दिया था। इस ऑडिट रिपोर्ट के रेलिवेंसी के लिए भी सभी जॉइंट ऑडिटर्स को क्या माना जाएगा, रेस्पॉन्सिबल। तो अब तक हमने कौन कौन से मैटर देखे जिसके लिए सब रेस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा काम जो कि इन्होंने डिवाइड ही नहीं किया था पहले और सारे मिलकर के कर रहे थे उस काम के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए किसकी बात कर रहा हूं, ओनली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी कर रहा हूं उसके प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर्स आते हैं, शेड्यूल 3, अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए भी सारे रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। उसमें कोई मान लो गड़बड़ी मिलती है और अगर ये जॉइंट ऑडिटर्स पकड़ते नहीं है तो सारे रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। और ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी, ऑडिट रिपोर्ट मान लो अगर सही नहीं होती, रेलिवेंट नहीं होती, तो उसके लिए भी सारे जॉइंट ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब देखो एक पॉइंट हमने छोड़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, सेकंड पॉइंट, ये देखो ये क्या बोलता है, कॉमन एरिया में। कॉमन एरिया मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने, कॉमन एरिया का मतलब ऐसा एरिया जो इन्होंने बांटा नहीं था, डिवाइड नहीं किया था पहले। कॉमन एरिया में डिसीजन टेकन बाय ऑल, किसके रिगार्डिंग, प्लानिंग के रिगार्डिंग। अगर क्या कर लेते हैं, मान लो कोई कॉमन एरिया है, कोई कॉमन एरिया में, कॉमन एरिया का मतलब जहां पे इन्होंने काम नहीं बांटा, जैसे हमने देखा बैलेंस शीट का, मान लो फिक्स्ड एसेट्स है, उसको इन्होंने बांटा नहीं था कि कौन क्या करेगा, वो है कॉमन एरिया। लेकिन उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या ले लिया, डिसीजन ले लिया, किसके रिगार्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन ले लिया, उसकी प्लानिंग कर ली, क्या प्लानिंग कर ली कि इस फिक्स्ड एसेट्स से हम क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे, कि इस जो फिक्स्ड एसेट्स आ रही हैं इस पर हम क्या क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे, कितनी मेहनत करेंगे, हम टीओसी करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कितनी करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कितनी करेंगे, ये सारी इन्होंने क्या कर ली, पहले ही प्लानिंग कर ली। कॉमन एरिया में भी इन्होंने क्या कर ली, प्लानिंग कर ली। कॉमन एरिया में इन्होंने क्या कर ली, प्लानिंग कर ली। तो बोला गया अगर प्लानिंग इन्होंने गलत करी ना, मान लो इस कॉमन एरिया में जो कि काम इन्होंने बांटा ही नहीं था, उसमें इन्होंने क्या करी, मिलकर के जो प्लानिंग करी है, और अगर ये प्लानिंग क्या कर लेते हैं, गलत प्लानिंग कर लेते हैं, तो बोला गया कि सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कॉमन एरिया में क्या कर लेते हैं, आपस में मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं कि हम कितनी प्रोसीजर लगाएंगे, कितनी मेहनत करेंगे, और अगर ये प्लानिंग एकदम गलत निकलती है तो ये क्या होगा, सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब प्लानिंग गलत का मतलब क्या, जैसे कि मान लो इन्होंने क्या बोला कि हम फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग ओनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल से कर लेंगे और बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। मान लो इन्होंने ये प्लानिंग करी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लेंगे और सब्सटेंटिव प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये बताओ क्या है, सही प्लानिंग है, गलत प्लानिंग है, एकदम गलत प्लानिंग है। तो ये जो गलत प्लानिंग हुई ना, इसके लिए सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन इसमें एक बात और बोल दी, फॉर एग्जीक्यूशन, देखो दो चीज बोलिए, नोट देखो, नोट देखो क्या लिखा है, फॉर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग अगर गलत हो जाती है तो सारे रेस्पॉन्सिबल होंगे, कि प्लानिंग सही है कि नहीं, उसके लिए तो सारे रेस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो प्लानिंग में गड़बड़ी मिली तो सबको क्या माना जाएगा, सबको गिल्टी माना जाएगा। लेकिन फॉर एग्जीक्यूशन ओनली इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब आप लोग सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसको समझो। मैंने भी एग्जांपल लिया कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है, कॉमन एरिया है,
कॉमन एरिया मतलब जो उन्होंने पहले बांटा नहीं कि कौन चेक करेगा, उन्होंने बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करा कि फिक्स्ड एसेट्स को कौन चेक करेगा, कि ए एंड कंपनी चेक करेगी या फिर बी एंड कंपनी चेक करेगी, उन्होंने इस काम को डिवाइड नहीं करा। तो ये क्या कॉमन एरिया। लेकिन इस कॉमन एरिया में इन्होंने क्या कर ली, प्लानिंग कर ली। क्या प्लानिंग कर ली कि इस कॉमन एरिया में हम क्या क्या करेंगे, टीओसी लगाएंगे, इसका वैल्यूएशन करेंगे फिक्स्ड एसेट्स का, इसका हम क्या करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। इस तरह से इन्होंने प्लानिंग करी और प्लानिंग में इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि जो टीओसी है ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये तो कौन करेगा, ए एंड कंपनी करेगी। जो वैल्यूएशन और फिजिकल वेरिफिकेशन है ये कौन करेगा, बी एंड कंपनी करेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है अब इन्होंने जो प्लानिंग करी है क्या कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कौन करेगा, ए एंड कंपनी। अगर मान लो ए एंड कंपनी क्या करती है, आरसीयू की तरह काम करती है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल ढंग से नहीं करती, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ओनली ए एंड कंपनी को ही दोषी माना जाएगा। इस केस में ओनली ए एंड कंपनी को ही गिल्टी माना जाएगा। यहाँ पे बी एंड कंपनी को नहीं पकड़ा जाएगा। यहाँ पे किसे माना जाएगा, ए एंड कंपनी को। तो वापस देख लो, अगर कोई कॉमन एरिया है, अगर क्या है कोई कॉमन एरिया है, मतलब ऐसा एरिया, ऐसा कोई आइटम जिसको इन्होंने बांटा नहीं है, डिवाइड नहीं किया, लेकिन क्या करते हैं उस कॉमन एरिया में भी ये क्या कर लेते हैं, जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं, पहले प्लानिंग कर लेते हैं। तो बोला कि अगर ये प्लानिंग गलत करते हैं ना, अगर ये प्लानिंग गलत करते हैं तो सारे रेस्पॉन्सिबल, प्लानिंग गलत करते तो सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन गलत होता है, अब जैसे इस केस में क्या हुआ था, प्लानिंग कर ली थी कि टीओसी कौन करेगा, ए एंड कंपनी करेगी, लेकिन ए एंड कंपनी ने अपना काम ढंग से नहीं करा। तो ऐसे बोला कि अब जब एग्जीक्यूशन सही नहीं होना तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस केस में बताओ कौन गिल्टी माना जाएगा, ओनली ए एंड कंपनी। तो ये था सेकंड पॉइंट जो स्टूडेंट को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, हमारा क्या चल रहा है देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। इसमें हमने क्या क्या देखा कि वैसे तो नॉर्मली क्या होगा, हर जॉइंट ऑडिटर क्या होगा, उसको जो काम बांटा गया है ना उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। हर फर्म उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी जिस उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी जो काम उसको बांटा गया है। फिर बोला गया कि लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर से रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ये हमने पॉइंट देख लिए। अब यहाँ पे एक बात और बताई, ईच जॉइंट ऑडिटर को क्या करना है, ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम अदर जॉइंट ऑडिटर्स कैरिड देयर वर्क एज पर ऐसे। इसलिए उनका क्या नहीं करना, दूसरे जॉइंट ऑडिटर के काम को रिव्यू नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि देखो जॉइंट ऑडिटर क्या कर लिया, जॉइंट ऑडिटर ने अपना अपना काम बांट लिया। जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि एक है ए एंड कंपनी और एक है दूसरी बी एंड कंपनी, ये दो क्या है, सीए फर्म्स हैं। ए एंड कंपनी ने तो क्या काम बांट लिया कि मैं तो इनकम चेक करूंगी, बी एंड कंपनी ने क्या बोला कि मैं एक्सपेंस चेक करूंगा। तो अब बी एंड कंपनी ये नहीं बोल सकती कि बी एंड कंपनी ने जो एक्सपेंस चेक करे हैं उसको मैं रिव्यू कर लूं कि बी एंड कंपनी ने काम ढंग से करा है कि नहीं करा। तो यही बोल रहा है कि हर जॉइंट ऑडिटर को क्या करना है, हर जॉइंट ऑडिटर को ये मान के चलना है कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने अपना काम ढंग से किया होगा। हर फर्म को, हर सीए फर्म को क्या मान के चलना है कि दूसरी सीए फर्म ने, जो मेरी जॉइंट ऑडिटर है, जो दूसरी सीए फर्म है, उसने अपना काम क्या किया होगा, एकदम अच्छे से किया होगा। इस कारण से क्या नहीं करना, उसके काम को रिव्यू नहीं करना। इसलिए उसको क्या नहीं करना, दूसरे जॉइंट ऑडिटर के काम को बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका आगे लास्ट टॉपिक, रिपोर्टिंग बाय जॉइंट ऑडिटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, रिपोर्टिंग बाय जॉइंट ऑडिटर्स। अब रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, काम हमने देखा काम कैसे बटेगा और काम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा। कि मान लो पता लग जाता है बाद में कि इन्होंने काम ढंग से नहीं करा, इन्होंने आरसीयू के जैसे काम करा है, तो रेस्पॉन्सिबल कौन सी फर्म होगी, वो हमने सीख लिया। अब आ रही रिपोर्टिंग कैसे करेंगे जॉइंट ऑडिटर्स। रिपोर्टिंग कैसे करेंगे भाई, ऑडिटर को क्या करनी पड़ती है, ऑडिट रिपोर्ट बना के देनी होती है। तो बोला गया कि यहाँ पे ऑडिटर रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो कई सारी फर्म है, तो रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो बोला गया कि बिफोर फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले क्या करना है, एक दूसरे के साथ क्या करना है, डिस्कस कर लेना है। एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो रिपोर्ट बनाने से पहले। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि नॉर्मली क्या जाती है, एग्रीगेट रिपोर्ट जाती है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जॉइंट ऑडिट के केस में नॉर्मली क्या होता है, ये जो रिपोर्ट देते हैं ना तो एक ही रिपोर्ट देते हैं, मतलब एग्रीगेट रिपोर्ट देते हैं। मतलब सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर एक ही ओपिनियन पे आते हैं, सारे के सारे ऑडिटर क्या होते हैं, एक ही ओपिनियन पे आते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मान लो सारे के सारे ऑडिटर या तो बोलेंगे हमें अनमोडिफाइड ओपिनियन देना है, या सारे के सारे बोलेंगे कि हमें क्वालिफाइड देना है, या सारे के सारे बोलेंगे कि हमें तो क्या देना है, एडवर्स देना है। इस तरह से नॉर्मली तो क्या होता है, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स एक एग्रीगेट रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया अगर मान लो डिसएग्रीमेंट हो जाता है, अगर लड़ाई हो जाती है, एक जॉइंट ऑडिटर बोलता है नहीं मैं तो अनमोडिफाइड दूंगा, दूसरा बोलता है नहीं अनमोडिफाइड नहीं जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, क्वालिफाइड जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड ने बोला कि ऐसे केस हो, अगर मान लो डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो क्या करना है, ईच जॉइंट ऑडिटर को क्या करना है, शुड एक्सप्रेस ओन ओपिनियन थ्रू सेपरेट रिपोर्ट। तो इस स्टैंडर्ड ने साफ साफ बोल दिया अगर आप में डिसएग्रीमेंट है तो लड़ाई मत करो, अपनी अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे दो। साफ बोल दिया, क्या बोल दिया, अगर आप में क्या डिसएग्रीमेंट है तो लड़ाई मत करो, अपनी अपनी सेपरेट रिपोर्ट दे दो। फिर यहाँ पे एक चीज और बोल दी कि जॉइंट ऑडिटर्स नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक एंटिटी है, उसकी क्या हो रही है, जॉइंट ऑडिट हो रही है, और मान लो कितनी फर्म मिलकर कर रही है, मान लो आप 5 फर्म मिलकर क्या कर रही है, 5 सीए फर्म मिलकर के इसकी क्या कर रही है, जॉइंट ऑडिट कर रही है। इसमें से क्या हुआ, 4 फर्म
क्या बोल दें कि हम क्या देंगे, अनमोडिफाइड देंगे, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। फोर फर्म ने क्या बोला, 4 सीए फर्म ने क्या बोला कि हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। अब ये जो रिमेनिंग सीए फर्म है ना, इसको ये नहीं सोचना कि फोर ने तो क्या दे रही है, फोर फर्म तो क्या दे रही है, अनमोडिफाइड दे रही हैं, तो इस कारण से मुझे भी गारंटी क्या देना पड़ेगा, अनमोडिफाइड ही देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं सोचना इस बची हुई फर्म को, इसको ये नहीं सोचना कि भाई जो मेजोरिटी क्या है उसको मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेना, उसको अपना डिसीजन लेना है, उसको अपना डिसीजन लेना है। तो इस रिमेनिंग फर्म को ये नहीं सोचना कि 4 ने क्या दे दिया अनमोडिफाइड, तो मैं भी अनमोडिफाइड ही दूं। अगर इस वाले को लग रहा है, इस सीए फर्म को लग रहा है बची हुई को कि मुझे क्या देना चाहिए, एडवर्स देना चाहिए, तो ये क्या कर सकती है, एडवर्स दे सकती है। ये क्या कर सकती है, एडवर्स दे सकती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा होता क्यों है, ये अलग अलग देते क्यों हैं? तो देखो बता देता हूं मैं आपको कि अगर मान लो क्या होता है कि सीए फर्म, मान लो कितनी फर्म करिए, दो सीए फर्म आप ये मान लो, एक देना चाह रही है क्या, अनमोडिफाइड, और दूसरी क्या देना चाह रही है, मॉडिफाइड देना चाह रही है, मॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन दूसरी सीए फर्म ने सोचा कि भाई मैं भी क्या दे देती हूँ, अनमोडिफाइड ही दे देती हूँ, कि एक है ए एंड कंपनी, एक है देखो एक सीए फर्म का नाम है ए एंड कंपनी, एक है बी एंड कंपनी, जिसमें से ए एंड कंपनी क्या है, बड़ी फर्म है, बड़ी फर्म है, ये क्या है, बिग फर्म है एक। ये क्या दे रही है, अनमोडिफाइड, ये अनमोडिफाइड देना चाह रही है। बी एंड कंपनी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, मॉडिफाइड आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, मॉडिफाइड आना चाहिए। अब बी एंड कंपनी क्या सोच रही है कि ए एंड कंपनी तो क्या है, बड़ी फर्म है, तो मैं भी क्या दे देती हूँ, अनमोडिफाइड दे देती हूँ। तो मान लो, एक बार मान लो कि बी एंड कंपनी ने क्या दे दिया, बी एंड कंपनी ने भी क्या दे दिया, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। ए एंड कंपनी ने भी अनमोडिफाइड दे दिया, उसने भी अनमोडिफाइड दे दिया। लेकिन मान लो बाद में पता चलता है कि उस कंपनी में तो क्या थी, बड़ी बड़ी गलतियां थी, कि उस एंटिटी में क्या थी, बड़ी बड़ी गलतियां थी। तो अब जब इनको पकड़ा जाएगा ना ऑडिटर को, तो दोनों को पकड़ा जाएगा। किसको पकड़ा जाएगा, दोनों को पकड़ा जाएगा। बाद में बी एंड कंपनी ये नहीं बोल पाएगी कि मैं तो क्या देना चाह रही थी, मॉडिफाइड देना चाह रही थी, लेकिन मैंने ए एंड कंपनी के कारण अनमॉडिफाइड दे दिया। बाद में बी एंड कंपनी ये नहीं बोल सकती। इस कारण से बोल दिया गया इस स्टैंडर्ड में, अगर आप में डिसएग्रीमेंट है तो आप क्या करो, अपनी सेपरेट रिपोर्ट दो। क्यों, अगर बाद में गलती पकड़ी गई तो आपको भी गिल्टी मान लिया जाएगा। इस कारण से बोला गया कि अगर आपको लग रहा है कि दूसरा ओपिनियन देना चाहिए, तो आपको क्या देनी चाहिए, अपनी सेपरेट रिपोर्ट देनी चाहिए। इस कारण से यहां पे बोला गया। अब इसमें एक बात और बता रहे कि लास्ट पॉइंट, लेकिन लास्ट पॉइंट देखो एप्लीकेबल कब होगा, ये तभी लगेगा। देखो लास्ट पॉइंट जब भी क्या कर रहे हैं, सेपरेट रिपोर्ट दे रहे हैं, जॉइंट ऑडिटर्स क्या दे रहे हैं, सेपरेट रिपोर्ट दे रहे हैं। देखो नॉर्मली तो क्या देते हैं, एक ही रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अगर मान लो जॉइंट ऑडिटर सेपरेट रिपोर्ट देते हैं, तो लास्ट पॉइंट को भी क्या करना पड़ेगा, सभी जॉइंट ऑडिटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि जब ये ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे ना, जब अपनी अपनी सेपरेट रिपोर्ट बनाएंगे, तो उनको क्या करना है, अपनी अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस भी देना है, किसका, ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। क्या करना है, अपनी अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस भी देना है, किसका, ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। इनको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट में ये भी लिख देना है, किसके अंदर, एक अदर मैटर पैराग्राफ देना है, अपनी रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैरा डालना है, और उसमें लिख देना है कि मेरी रिपोर्ट तो आप देख ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ क्या करना, एक दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने भी, मेरे जॉइंट ऑडिटर ने भी क्या करी है, एक दूसरी रिपोर्ट दी है, सेपरेट रिपोर्ट दी है, उसकी रिपोर्ट भी देख लेना। इस तरह से आपको क्या करना है, एक रेफरेंस देना है, और सभी जॉइंट ऑडिटर को देना रहेगा। लेकिन ये कब होगा ये वाला पॉइंट, जब सेपरेट रिपोर्ट जा रही हो, जब एक ही रिपोर्ट जा रही हो, तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट होगा कि रिपोर्टिंग कैसे होगी। इसको भी एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन वगैरह बता रखे इंट्रोडक्शन के अंदर, तो फालतू है। फिर आया ऑडिट प्लानिंग है, मैंने आपको बता ही दिया, सेम टू सेम टॉपिक है जो ऐसे 300 में भी आता है, और एकदम सेम वही पॉइंट है। फिर आया लोकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ पे समझने का था कि काम बांटा कैसे जाता है। तो देखो इसमें वैसे अलग से तो पूछता नहीं ICA, लेकिन जॉइंट ऑडिट का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता ना रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो ICA क्या करता है, ये एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों हमेशा लिख देता है। ऑडिटर क्या करता है, ICA क्या करता है, जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछता है, तो ये 2 पॉइंट तो जनरली लिख ही देता है, इसलिए इन 2 पॉइंट को याद कर लेना बस। अब देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले मैंने आपको समझाई दिया था पूरा। पहला तो क्या था पॉइंट कि सभी फर्म्स उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी जो काम उसको बांटा गया है। फिर बोला गया कि सभी जॉइंट ऑडिटर सभी काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, कि सारे जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। कौन कौन से काम ऐसे कि सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर ही रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो वो कौन कौन से मैटर्स हैं ये हमने देख लिए थे, मैंने आपको समझा दिए थे सारे। देखो ये सेकंड वाला था जो कि थोड़ा टफ था ये पॉइंट, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। तो वही बात यहाँ पे लिखी है सेम टू सेम, एक भी बात अलग नहीं है, सारी मैंने कवर कर ली। फिर आगे रिपोर्टिंग, कि रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरली एग्री रिपोर्ट, और अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो उनको क्या करनी है, सेपरेट रिपोर्ट देनी है। और उनको मेजोरिटी का नहीं सोचना कि मेजोरिटी फर्म्स क्या कर रही हैं,
इनको क्या करना है, अपना अपना सेपरेट रिपोर्ट देनी है अगर इनको लगता है कि मेरा दूसरा ओपिनियन जानना चाहिए तो। और अगर ये सेपरेट रिपोर्ट दे रहे हैं, ये सेपरेट रिपोर्ट दे रहे हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट के अंदर एक रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस कहाँ देंगे, अदर मैटर पैरा में देंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो आज हमने 3 स्टैंडर्ड्स रिवाइज करे, 260, 265 और 299, जिसमें से 265 और 299 ये तो क्या है बी कैटेगरी, 265 भी क्या है बी कैटेगरी। 260 इतना ज़्यादा काम का नहीं होता, इतना ज़्यादा आता नहीं है, ये है सी कैटेगरी। अब उनको आई बहुत टाइम भी हो गया 265 को 299 को, तो थोड़ा ज़्यादा चांस भी है, तो उनको अच्छे से कर लेना है। तो 265 299 260 कहते नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो, तो वो वाले मैटर था ना कम्युनिकेशन वाले, एक बार स्पीड से पढ़ लेना, 2-4 नाम वैसे ही याद हो जाएंगे पढ़ते ही। सिंपल से नाम है कि सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड हो रही है, सिग्निफिकेंट मैटर जो कि वाटर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करता है। इस तरह से 1-2 पॉइंट है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस जिससे कि रिपोर्ट का कंटेंट ही चेंज हो जाता है। तो कुछ बातें पढ़ लेना, अपने आप याद हो जाएगी, रीड करोगे तो 2-3 मिनट लगेंगे उसके अंदर भी। तो आज हमने ऐसे 260 का 265 और 299 का डिटेल में रिवीजन कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।